बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ एक बार फिर मैं मौजूद हूँ और आज एक और अहम इशू है जिसके साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं और मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है इस मौजू पे बात करने के लिए इंतहाई मौजू हमारे सीनियर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज हम जरा बात करना चाह रहे हैं कि जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो हमें इमर्ज होता नजर आ रहा है, इस पे बहुत देर से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अभी जो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई है बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए, और खासतौर पे जो चाइना और ईरान के दरमियान जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुआ है, जरा इसको पहले एक्सप्लेन कर दीजिए आगाज में कि ये कितना एक इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान को किस तरह से ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि ईरान के अंदर जो वहां की लोकल है वो इसे कोई इस तरह अच्छी नजर से नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि ईरान इज नॉट फॉर सेल, ईरान इज नॉट फॉर रेंट। How do you see it for Iran and for Pakistan both? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियाद जो है वो सारे किस्से की अमेरिका की नई पॉलिसी है, जहां उन्होंने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी या नए अपने एडवर्सरीज को आइडेंटिफाई किया। उसमें कहा जी कि अब हमारे एडवर्सरीज में है वो चाइना और रशिया है, जिसमें चाइना को वो ज्यादा अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि चाइना बहुत जल्दी एक नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका को ये खदशा है कि अगले 3-4 साल 5 साल में अगर चाइना नंबर 1 इकोनॉमी बनती है तो अमेरिका की हैसियत जो है वो सानवी हो जाएगी, वो नंबर 2 पे चले जाएंगे। इन हालात में अमेरिका का वो अपने आप को एक सोल सुपर पावर के तौर पे प्रेजेंट करना वो मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। लेकिन चाइना नेचुरली अपनी फाइनेंशियल पावर को और दूसरा उसके साथ साथ जो उसका एक क्लाउड है, एक पीसफुल उसकी अपनी अप्रोच है मुख्तलिफ इशूज पे, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और एक तरह से आप ये कह लीजिए कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जो कि अमेरिका ने ही शुरू की, अमेरिका ने उसके ऊपर थोपी। लेकिन चाइना बदस्तूर अपने जो जो उसके मकासद हैं उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक सी पैक हमारा और दूसरा उन्होंने ईरान की तरफ रुख किया। मैं नहीं समझता कि चाइना ने ईरान में जाने का जो फैसला किया वो इसलिए किया कि वो वहां से भारत को निकालना चाहते थे। वो इसलिए वहां पे गए कि ईरान में तेल बहुत ज्यादा है और अगर वो वहां पे चाइना के साथ कोई उनकी अरेंजमेंट बन जाता है, तय पा जाती हैं चीजें, तो चाइना को कई सालों तक अपने लिए एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि प्योरली लैंड रूट से उसको तेल की सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी और वो भी बड़े सस्ते दामों पे। चाइना उनसे निगोशिएट कर रहा है और ये एक उसके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि 25 साल के लिए अगर उनकी सिक्योर हो जाती है ऑयल सप्लाई और वो भी एक बड़े कंसेशनल रेट पे, तो चाइना गेन कर रहा है। बाकी तो जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर बंदरगाहें बना रहे हैं या सड़कें, रेलवे लाइन, तो ये तो उनकी पॉलिसी है, वो दुनिया में हर जगह ये बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में चाइना को फायदा ये है कि मटेरियल भी वो अपने मुल्क का यूज करते हैं, शराइत ऐसी रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी उन्हीं को जाता है। आप लोएस्ट बिल्डर नहीं ढूंढते, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उनका मटेरियल, उन्हीं के लोग और उन्हीं का पैसा वहां इन्वेस्ट होता है, जो कि एक तरह का आप कह लीजिए कि बैंकों का कर्जा आ गया और आपने अब सूद के साथ पे करना है, तो वो उस मुल्क से वसूल भी करते हैं। नतीजा ये कि चाइना के लिए तो टोटली विन विन सिचुएशन है, इन्फ्लुएंस भी होगा, पैसा भी कमाएंगे और उसके साथ साथ जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं जो मटेरियल बनाएंगी, स्टील वगैरह, ये वो चीजें खपत भी होंगी वहां पे और सस्ता तेल भी मिलेगा। तो अच्छा, चाइना लेकिन के अमजद साहब, जो आपने कहा चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन जो मैंने आगाज में बात की, जो ईरानी लोग हैं, जो अवाम है वहां की, वो मैं इसे उधर आ इतना रहा हूँ, कोई पसंद नहीं जी कर मैं रहे। उस पर आ हाँ रहा हूँ। जी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना सवाल वो पुटअप कर रही थी, आप उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि जिस तरह श्रीलंका और कीनिया के मामले में उनका ये कहना है कि जिस तरह चाइना ने जब इन्वेस्टमेंट की तो उन्हें बाल बाल कर्ज में वो जकड़ा गया, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट चाइना की यहाँ पर हो कि हम मकरूज ही होके रह जाएं। क्या ऐसा भी कुछ दिखाई देता है? नहीं, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि वो तो तेल अपना ऑयल ऑयल सप्लाई उनकी होगी, तो मकरूज कैसे हो, कर्जा फंसेंगे कैसे वो? बैलेंस हो जाएगा। हम तो देते हैं पैसा कमा के, तो वो रिटर्न करते हैं, चाइना को देते हैं। यही काम श्रीलंका करेगा या और मुल्क करेंगे। अच्छा, लेकिन जिसके पास कमोडिटीज मौजूद हैं देने के लिए, बार्टर उसके हो लिए जल्दी जाएगा। प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने तो तेल बेचना ही है कहीं ना कहीं।
तो वो इनको दे देंगे तेल। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए, कि ईरान को कितना बड़ा फायदा है। आज ईरान एक मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड कंट्री है, जहां अमेरिका अपने पूरे असर रसूख के साथ हर किसी को रोक रहा है कि वो वहां पे ना जाए। अच्छा अमजद साहब, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि ईरान के लिए भी ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दे हैव दोस कमोडिटीज कि वो एक तरह से उनका ट्रेड इस तरह से हो जाएगा कि वो गैस और ऑयल उनको दे रहे हैं, उसके बदले में वहां से काम हो रहा है, तो वो वाली चीज नहीं होगी कि वो मकरूज हो जाए या किसी तरह का वो डिसएडवांटेज नहीं है ईरान को। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जरा बताइए, चाबहार और गवादर, तो एक रिजर्वेशन चाबहार और गवादर के हवाले से उस पर भी जरा बताइएगा कि चाबहार के डेवलप होने से गवादर को कोई नुकसान फायदा है? अच्छा, पहले इसका देख लीजिए कि ईरान जो है वहां पे प्रोपेगेंडा की वजह से तो लोग शायद उंगलियां उठा रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली वो देखेंगे कि एक ऐसा मुल्क जिसको अमेरिका ने पूरी दुनिया में आइसोलेट किया हुआ था और वहां पे डेवलपमेंट वर्क अरसा दराज से रुका हुआ है, वहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट की वजह से वहां पे डेफिनेटली कारोबार बढ़ेगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और साथ साथ ये है कि वो सीपैक का हिस्सा जब बनते हैं तो उनकी ट्रेड इसी सीपैक की वसातत से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ेगी, विद इन द रीजन बढ़ेगी, तो वो उनको फायदा होगा। मगर मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट उनकी हुकूमत को सेल करना होगा अपने अवाम के साथ, ताकि अवाम में प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो वेस्टर्न कंट्री से आएगा उसको काउंटर, हमारे मुल्क में भी बहुत आता है, तो उसको काउंटर करना जरूरी होगा। अब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट है साथ, और ये देखिए चाबहार और गवादर पोर्ट का कभी भी कोई मवाजना नहीं रहा। इसमें जो मवाजना करते हैं लोग वो अपने मकासद के लिए, वरना ये जो हमारी गवादर पोर्ट है, तो ये डीप सी पोर्ट है, यहाँ पे बहुत बड़े जहाज आ सकते हैं, यानी बहुत वजनी जहाज भी आ सकता है क्योंकि बहुत गहराई है यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि ये इतना इसकी जो गहराई वाला इलाका है वो इतना बड़ा है और इस पे इतने बर्फ बन सकते हैं कि ये तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि चाबहार से कुछ नहीं तो कोई 20 गुना ज्यादा ये लोड ले सकते हैं, ये उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जैसे डेवलप होगी, आप देखेंगे कि गवादर पोर्ट की भारसूरत इसकी जो अहमियत है वो बढ़ेगी। चाबहार जो है वो सिर्फ एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एक उसका वो इंपॉर्टेंस भी और वो उसका मसला भी है। चाबहार है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मुंह के ऊपर, किनारे के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक नैरो रास्ता है, तंग रास्ता है। आप इस पोर्ट को यूज कर सकते हैं, अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करनी है, उसमें 2 जहाज डुबो दें तो बंद हो जाती है, तो उस लिहाज से तो उसकी अहमियत है कि आप वहां से कंट्रोल कर रहे हैं उसको। लेकिन उसमें यह भी खतरा है कि हर कोई अपना जहाज अगर लेके हर मुल्क वहां से बिजनेस करना चाहे तो उसको ईरान की गुडविल चाहिए, वरना तो वो उसको रोक सकते हैं वहां पे। तो छोटी बंदरगाह, लेकिन उसकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से उसकी वो वक़्त नहीं जो इंडिया प्रोजेक्ट किया करता था, क्योंकि इंडिया ये जाहिर करता था दुनिया को कि हमने जनाब पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान को हमने बाईपास करके एक नया रास्ता निकाल लिया और पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं। ये चीजें गलत थी। फिर ये है कि गवादर सेंट्रल एशिया के लिए, रशिया के लिए, दूसरे तमाम ममालिक के लिए जो कि हमारे शुमाल और मगरिब में मौजूद हैं, उनके लिए ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। वो चाबहार जाएं तो उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, ये छोटा रास्ता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो ज्यादातर इधर ही से कारोबार किया जाएगा। अफगानिस्तान भी और सेंट्रल एशियन कंट्री, रशिया वगैरह सब यहीं से करेंगे। चाइना को भी ये सूट करता है। तो उस लिहाज से ये गवादर की पोर्ट की अहमियत रहेगी। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम दोनों को कंसिडर करें तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि जो पाइपलाइन पाकिस्तान के जरिए बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान को भी एनर्जी चाहिए, हम ईरान से भी लेंगे, अगर चाइना उसको फंडिंग करता है। हमें हमेशा प्रॉब्लम रही है कि इंटरनेशनल फंडिंग नहीं मिलती रही उस पाइपलाइन के लिए जो ईरान से पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आनी थी। अगर वो आती है और वो चाइना की तरफ एक्सटेंड होती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, ईरान को यहीं से इस रास्ते से भेजनी पड़ेंगी चीजें चाइना की तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना वहां पे एक नया लिंक तैयार करेगा जो कि वहां पे जाए। मेरा ख्याल है उसको इंटरलिंक करेंगे इसी सीपैक के साथ, क्योंकि वो इस सीपैक की अफादियत बढ़ाता है
और दूसरा वो उसमें आप इकोनॉमी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको खर्चा उतना नहीं पड़ता। दो पैरेलल रूट रखने से आपको फायदा है। ये चीन और ईरान की जो शराकतदारी है, इसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ वेज। अच्छा, हमें इमीडिएटली जो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि इंडिया अगर वहां से निकलता है तो आपको टेररिज्म कम से कम गवादर एरिया में, या जो पंजगूर गवादर पसनी का इलाका है, इसमें जो टेररिस्ट है उनको सपोर्ट खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इसकी वजह से बदअमनी है और सी पैक को थ्रेट रहती है। नेचुरली सी पैक को एक दिन का प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये चलना है, और अगर ये परपेचुअल थ्रेट रहे तो आप सोच सकते हैं कि इसका बड़ा मसला रहेगा। ये जो अभी वहां पे एक जो चीज अभी फौरी तौर पे हमें शायद इसका फायदा ना मिले, वो ये है कि ईरान ने चाबहार पोर्ट उनको दी हुई है 2 साल के लिए इंडिया को चलाने के लिए। उसमें से गालबन 1 साल होने वाला है, और 2 साल पूरे करने में जो वक्त लगता है उसमें तो हमें इंडिया को वहां पे नेचुरली काउंटर करना होगा, क्योंकि वो चाबहार में मौजूद हैं तो वो करेंगे। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के बाद अगर ईरानियन जो है वो इसको एक्सटेंड नहीं करते तो इंडिया मुकम्मल तौर पे ईरान से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा अमजद साहब, वो चूंकि पोटेंशियल थ्रेट की हम बात कर रहे हो, फिर जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन रही चाइना और इंडिया के दरमियान, लद्दाख गालवान जो देखते रहे, और जिस तरह से चाइना ने अपनी पोजीशन जिस मुकाम पे स्ट्रॉन्ग की है, उससे पाकिस्तान को जो बेनिफिट हो रहा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दे। क्योंकि जो माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के जो सियाचिन का रास्ता है, या फिर पाकिस्तान गिलगित का जो रास्ता है, और जो वन बेल्ट वन रोड है, उसे चीन ने अपने इस इकदाम से सिक्योर कर दिया है। इज दैट सो? टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हुआ है, लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया है, वो ये है कि इस एक्शन की वजह से ये साबित हुआ कि जो नरेंद्र मोदी ने एक यकतरफा कदम उठाया था कश्मीर और लद्दाख वगैरह को यूनियन टेरिटरी बनाने का, वो बैकफायर कर गया है। चाइना ने अपने ही एक यकतरफा कदम उठा के तो मोदी को ये बता दिया कि तेरा यूनियन टेरिटरीज बनाना किसी काम नहीं है, उसका तुम्हें फायदा नहीं होगा, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी और डिस्प्यूटेड है। दूसरा ये कि चूंकि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है, नेचुरली कश्मीर का ही एक हिस्सा था जो इन्होंने भी अलग यूनियन टेरिटरी बना दी, तो उस लिहाज से आप यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकली अगर कल को पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहें तो ये दोनों मुल्क जो हैं वो आज उस तनाजे का हिस्सा बन गए हैं जो कश्मीर का तनाजा है। यानी पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया के साथ अगर कल बातचीत होती है तो ये 2 तरफा मामला की बजाय ये 3 तरफा बन सकता है, जो मेरा ख्याल है बनेगा आइंदा। और चीन का चाइना का हाँ जी, चाइना का मुज़ाकरात में साथ रहना अगर कश्मीर के मामले में होते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेंथ का बायस होगा, तो इंडिया को हैंडल करने में आपको आसानी होगी। तो ये भी है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से, वो जो श्योक रिवर है, इसके साथ दरिया श्योक के साथ इन्होंने सड़क बनाई इंडियंस ने, जो उनको ले से लेके जाती है और जाके दौलत बेग ओल्डी के साथ मिलाती है। दौलत बेग ओल्डी एक बड़ी छोटी सी जगह थी, लेकिन इन्होंने उसको एक ब्रिगेड साइज कैंटोनमेंट डेवलप कर लिया है, और मेरा ख्याल है कि इनकी नीयत थी कि अगले 2-3 साल में हम उसको, जब ये सड़क बन जाती है तो फिर उसको डिवीजन साइज कैंटोनमेंट बना दें। लिहाजा वहां से जो एंट्रेंस है कराकोरम पास का, वो कोई 8 मील के करीब है उसका फासला। तो ये इस डिवीजन साइज कैंटोनमेंट का होना 8 मील के फासले पे आपका सी पैक एंट्रेंस या ये इसका एंट्रेंस है, तो उससे काफी खतरा हो सकता था हमारे कराकोरम पास को या कराकोरम हाईवे को। लिहाजा ये एक इन्होंने जब चाइनीज आए आगे, और चाइनीज ने आके तो श्योक रिवर तक का इलाका उन्होंने, श्योक रिवर और गलवान वैली से जो रास्ता आता है वो दरियाए गलवान आता है, वहां पे गलवान रिवर है। गलवान और श्योक रिवर जहां मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस है जहां इनका, वहां तक तकरीबन चाइनीज ने आके तो इलाके पे अपना दावा जमाया और वहां पे आके बैठ गए। इसका मतलब ये है कि श्योक रिवर के साथ जो सड़क जाती है वो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा इस्तेमाल करना। अगर कल चाइनीज महसूस करें कि इस सड़क की वजह से खतरा डेवलप हो रहा है पाकिस्तान की साइड पे सियाचिन को या कराकोरम पास को, तो फिर वो इस सड़क को काट सकते हैं। नतीजा ये कि इंडिया जो बड़ा बिलबला रहा है वो इसी वजह से कि ये जो सड़क उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई
जो बड़ी स्ट्रेटेजिक है, वाइटल है, वो आज उनकी सड़क मुश्किल में। सही हो गया, ठीक है। आखिरी सवाल अमजद शरीफ साहब, ये तो बड़ी आपने जबरदस्त सिचुएशन बताई है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही अच्छी है, वन बेल्ट वन रोड के हवाले से भी। आखिरी सवाल जो जरा अफगानिस्तान के हवाले से है, क्योंकि कितने में अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस खासतौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल है, और पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत जो अफगानिस्तान में अब होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए कितनी एक कहना चाहिए कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, और पाकिस्तान के लिए कितनी खुशहाल है तालिबान हुकूमत के हवाले से? देखिए, इंडिया एक वक्त पे चाहता था कि अफगानिस्तान में अमन आए, लेकिन वो अमन आए उसकी ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक, जहां तालिबान तबाह गारत हो जाए, तालिबान खत्म हो जाए, और उसके लिए उसने अमेरिका से भी तावन किया और नॉर्दर्न अलायंस को वो पूरी तरह सपोर्ट करता रहा। ये वो वक्त था जब नॉर्दर्न अलायंस को रशिया और ईरान भी सपोर्ट करते थे, लेकिन जब यहाँ पे दाइश नमूदार हुई अफगानिस्तान में, तो फिर रशिया और ईरान ने हाथ खींच लिया, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक दाइश ज्यादा बड़ा खतरा है और अफगान तालिबान उनके लिए कोई खास खतरा नहीं, क्योंकि अफगान तालिबान तो अपने मुल्क में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए लड़ रहे। लिहाजा अब भारत अकेला रह गया तालिबान के खिलाफ, और ये नॉर्दर्न अलायंस के साथ लगे रहे और कोशिश करते रहे कि ये किसी तरह तालिबान को खत्म किया जाए। लेकिन जब ये वादे हो गया कि तालिबान खत्म नहीं किया जा सकता तालिबान को, और अमन का रास्ता यही है कि तालिबान से मुज़ाकरात करके उनको हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, तो फिर ये अमन जिसमें कि तालिबान प्रेडोमिनेंट रोल प्ले करे, वो इंडिया को कबूल नहीं, क्योंकि इंडिया को ये अंदाजा है कि तालिबान को ये पता है कि वो साल से उनके खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को लड़वाते रहे। लिहाजा तालिबान जो है वो इंडिया का रोल समझते हैं कि एक स्पॉइलर का रोल था। अब इंडिया वहां पे ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह ये पीस प्रोसेस जो है इसको डिरेल किया जाए, क्योंकि एक डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान जिसमें अशरफ गनी सदर हो, नॉर्दर्न अलायंस के लोग अंदर बैठे हो, एनडीएस में भी, इंटेलिजेंस में, हर जगह, वो इंडिया को सूट करता है, क्योंकि इंडिया उसके जरिए वहां से पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता है। लेकिन असल चीज ये है कि खित्ते के बाकी तमाम मुल्क, जिसमें रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना सारे शामिल हैं, ये डिटर्मिन्ड हैं कि इस पीस प्रोसेस को कामयाब होना चाहिए ताकि अफगानिस्तान में अमन आए। इस प्रोसेस को स्पॉइल करने के लिए इंडिया ने पीछे सिखों के गुरुद्वारे पे हमला करवाया, फिर एक मैटरनिटी वार्ड के ऊपर हमला करवा के दुनिया की बहुत सारी हमदर्दियां जीतने की कोशिश की और कहा कि ये तालिबान ने किया है, जबकि दुनिया को भी पता है और तालिबान खुद बताते हैं कि हमारा टारगेट कभी भी सिविलियन लोग नहीं रहे। वो अटैक करते हैं अफगान पुलिस पे, अफगान आर्मी पे, अफगान इंटेलिजेंस पे। तो लिहाजा ये चीज खुल गई, और फिर ज़ल्मे खलीलजाद ने जाके भारत में पिछले दौरे में बताया उनको कि आप ये स्पॉइलर का रोल अदा कर रहे हैं, इसको बंद करें, हमारा पीस प्रोसेस खराब हो रहा है, जिसके बाद इंडिया ने हाथ रोका है। तो अब वहां पे मैं समझता हूँ कि रीजनल कंट्रीज सारे इनको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हर मुल्क अपना इन्फ्लुएंस यूज करे उन लोगों पे जो कि अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि इंटर अफगान डायलॉग को प्रमोट किया जा सके। और वो इंटर अफगान डायलॉग इसी तरह प्रमोट होगा कि वहां पे बाज खड़े हैं जिनके ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस है, बाज वहां पे हैं जैसे हजारा कम्युनिटी है उनके लोग हैं तो उनके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस है, जो पख्तून है उनमें बाज पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, इसी तरह चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, जो लद्दाख जो यहाँ पे वाखान साइड पे लोग हैं। तो सबको अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उनको बिठाना चाहिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात पे, और पाबंद करना चाहिए कि आप कोई हल निकाल के ही उठेंगे, इसके बगैर ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनती है तो अमन आएगा। अब अगर वहां पे पीसफुल हो जाता है तो आप देखिए कि पाकिस्तान से रेफ्यूजीज वापस जाएं, पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हो, बंद हो, वहां से नेचुरली अगर तालिबान एक प्रेडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हुकूमत में, तो वो इंडिया को ये वहां से टेररिज्म नहीं करने देंगे। उन्होंने गारंटी दी है पीस एग्रीमेंट में कि उनकी पाम सॉइल से किसी के खिलाफ टेररिज्म नहीं होगा। तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी अपने मुल्क में भी, और फिर जो सी पैक वगैरह है ये आपका फंक्शनल होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अफगानिस्तान अगर अमन उसमें है तो हमारी ट्रेड जो हम करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के साथ बाई रोड लिंक से, वो फैसिलिटेट होगी। आज वहां से रोड लिंक यूज करने जो है वो खतरनाक है, मुश्किल है।
तो वो आपका रोड लिंक यूज हो सकेगा, वहां से गैस पाइपलाइन हम लाना चाहते हैं, बिजली का वहां से हम लाना चाहते हैं तुर्कमानिस्तान से, ये चीजें आ सकेंगी। तो इससे खित्ते में बड़ी काफी तरक्की होगी। और मैं पर्सनली, मेरा अपना ख्याल ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, ऐसा ही है, बहुत ये काफी बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीज होगी। बिल्कुल सही। अमजद शोएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू की। और पाकिस्तान के लिए यकीनन आने वाला वक्त नाज़रीन बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस वक्त जैसा कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइना के जो रिलेशंस जिन कंट्रीज के साथ बिल्ड हो रहे हैं, खासतौर पे ईरान के हवाले से अगर हम बात करें, अफगानिस्तान में जो इनकलाब के बाद जो बनने वाली हुकूमत है, ये तमाम चीजें जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद है। इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और मौजू के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे महरीन सब्तैन को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।